अब अगला सवाल है, पावर्टी कैन कंट्रीब्यूट टू वर्सनिंग malnutrition बाय compromising द फूड इनटेक एंड ब्लास्टरिंग हिडन हंगर। ये जो सवाल है ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत हंगर इंडेक्स में 125 देशों में 111वें नंबर पर आता है। चाइल्ड वेस्टिंग रेट भारत में बहुत ज्यादा है। वेस्टिंग मतलब ऐसे बच्चे जिनका उनकी जो हाइट है उसके अनुसार उनका वजन कम होना। गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा है। तो प्रश्न बना कि भाई गरीबी ये भी करती है। अब इसमें जो है एक बात और समझना है कि कौन पहले है कौन बाद में है, यह कहना कठिन है कि मल न्यूट्रिशन है इसलिए गरीबी है या गरीबी है इसलिए मल न्यूट्रिशन है। ये इसमें कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना थोड़ा जटिल या कठिन है। ठीक है, क्यों कठिन है? क्योंकि जो लोग मल न्यूट्रिशन है, कुपोषित है, तो अगर कोई कुपोषित है तो उसकी कार्य क्षमता अपने आप कम हो जाएगी, गरीबी आ जाएगी। तो ये कारण प्रभाव संबंध इसमें नहीं बैठाया जा सकता है। और फिर आप देखेंगे तो इसके दो पक्ष हैं, पावर्टी, मल न्यूट्रिशन और हंगर। इन्हीं तीन बातों पर आपका प्रश्न का उत्तर चलना है, यानी कि आपको अपने प्रश्न में इन्हीं तीन बातों पर ध्यान रखना है। गरीबी है तो भुखमरी कितनी है, थोड़ा सा डाटा डाल देंगे, उत्तर आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। तो चलिए, इंट्रोडक्शन आप ऐसे कर सकते हैं कि भारत में गर्भवती महिलाएं और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ज्यादातर पाया गया है कि मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की समस्या ज्यादा पाई जाती है। या फिर आप शुरू कर सकते हैं कि वैश्विक हंगर इंडेक्स जो है, भुखमरी सूचकांक, उसके अनुसार 125 देशों की सूची में भारत भुखमरी में 111वें नंबर पर आता है। इसी में यह भी जोड़ सकते हैं कि हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट भारत का 18.7% है, और मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि स्टेट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन जो वैश्विक रिपोर्ट आती है, उसके रिपोर्ट में 2023 की रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में 74% आबादी हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पाती, खरीद नहीं पाती, स्वास्थ्य कर जो है डाइट वो ले नहीं पाती क्योंकि उसके पास धन का अभाव है। तो वहीं 39% जनसंख्या ऐसी है जिसे पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब ये जो है क्या हो गया, आप देखें कितनी बड़ी समस्या हो गई। और आपका इंट्रोडक्शन तीन में से किसी एक पर आप शुरू कर सकते हैं, आपने डाटा भी दे दिया, सब कुछ हो गया। अब इस डाटा के बाद आप वहीं से शुरू करें कि किसके कारण क्या है, यह कहना थोड़ा कठिन है। वही कॉज एंड इफेक्ट, थोड़ा सा उत्तर थोड़ा आपका अलंकारिक हो जाएगा, वो डाल दिया। फिर उसके बाद कहेंगे कि अच्छा, गरीबी के कारण जो मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, कुपोषण का अंतर जनरेशनल प्रभाव पड़ता है, इंटर जनरेशनल प्रभाव भी पड़ सकता है। जैसे यदि कोई महिला गर्भ के दौरान कुपोषित थी तो यह संभावना बहुत ज्यादा रहती है कि उसका बच्चा भी बच्चा भी कुपोषण का शिकार होता है। अब आप अपनी बॉडी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके कारण क्या है, क्यों ऐसा है कि भारत में कुपोषण है? तो आप कहेंगे कि इसका बहुत बड़ा कारण गरीबी है। सबसे पहले नंबर पर इसको रखेंगे, गरीबी। क्योंकि आप देखिए, आपने थोड़ी देर पहले 2023 की वैश्विक रिपोर्ट रख दी, उसमें आपने कह दिया कि 74% लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जब गरीबी है तो इसी कारण नहीं अफोर्ड कर पाते ना। और फिर आप कहेंगे कि अच्छा, आगे बढ़ते हुए कि इसका एक और कारण है अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो क्या कहते हैं, आय का वितरण है भारत में, वह बहुत असमान है। और आप सभी जानते हैं कि
मैक्सिमम जो धन है वो कुल कितने थोड़े से प्रतिशत लोगों के पास कंसंट्रेटेड है। फिर लिमिटेड एक्सेस है हेल्थ केयर की तरफ। तो जब स्वास्थ्य सुविधाएं लोग नहीं ले पाते हैं तो भी कुपोषण की समस्या बढ़ती है, और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच ना बन पाने का कारण भी क्या होता है, फिर वही गरीबी। फिर यह भी पाया गया है भारतीय समाज में कि थोड़ा सा लैंगिक असमानता रहती है, जेंडर डिस्पैरिटी होती है, महिलाओं पर कम ध्यान दिया जाता है, और इस कारण भी ये समस्या आती है। ठीक है, कारण आप बता दें, उसके बाद कहेंगे ये भी बहुत बड़ी समस्या है, आपको तो पता ही है। लेकिन जो फ्री एक्टिवेशन का मामला था, खुले में शौच जाने का, उसको भारत सरकार ने लगभग उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। लेकिन समस्या क्या है, घर में गांव वाँव में अगर आप जाएं तो देखें तो अभी भी दिक्कत है। तो सैनिटेशन की समस्या, हाइजेनिक चीजें उपलब्ध ना होना, ठीक है, और फिर सीजनल हंगर। ऐसा सीजन आता है जब गांव वाँव में विलेज, ये सीजनल हंगर की सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप ऐसे समझ लें कि जब दो फसलों के बीच में एक ऐसा समय आता है जब फसल नहीं होती है, तो बहुत सारे लोगों के, किसानों के पास, जो बहुत छोटे किसान हैं या जो वर्कर है, लेबर क्लास है, उसके पास काम नहीं है, तो अब कहाँ से खाए। तो सीजनल है। इसी तरह से एक और जो सबसे बड़ी समस्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं कुपोषण को से दूर, मतलब कुपोषण को दूर करने के लिए, उनका बहुत प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन ना किया जाना भी एक बड़ी समस्या है। जैसे आप लोग सुनते होंगे, शिकायतें आती रहती हैं, जैसे मान लो मिड डे मील वाली योजना है, बच्चों को मिल रही है, लेकिन पता चला भोजन ही पर्याप्त पोषण युक्त नहीं है उनका, तो समस्या है। तो यह भी आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट और ये सब में आता रहता है कि ऐसा है। ठीक, अब क्या करना चाहिए, तो यदि जो है भारत को कुपोषण और भुखमरी से बचाना है, तो सबसे पहला जरूरी काम कदम होगा भारत सरकार का कि वह सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है उसे और ज्यादा बढ़ाए। एक्सपेंशन ऑफ सोशल सेफ्टी नेट जिसे आप कह सकते हैं। और जब सोशल सेफ्टी का दायरा, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है, तो आप यह भी समझते हैं कि सामाजिक सुरक्षा के लिए तमाम जो योजनाएं हैं उसे अधिक से अधिक प्रभावकारी तरीके से लोगों तक पहुंचाना होगा। इसी प्रकार गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा। महिला सशक्तिकरण करने से भी महिलाओं में अपने स्वयं से क्या होगा, बहुत सारे निर्णय लेने की क्षमता आएगी, और उनके पास थोड़ी वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध होंगे, तो वे बेहतर कर पाएंगी और कुपोषण से बचा जा सकता है। जितनी भी स्कीम्स वगैरह बनती हैं उसके लिए जरूरी ये होगा, यह ध्यान रखना होगा सरकार को कि बहुत ही पिन पॉइंटेड यानी टारगेटेड इंटरवेंशन जिसे कहा जाता है, लक्षित समूह को ध्यान में रखते हुए ही वे बनाई जानी चाहिए। जैसे कि आप जब आपको डाटा आपके पास है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो उन्हीं को टारगेट करके योजनाओं को प्रभावकारी तरीके से क्रियान्वित किया जाए। और कुपोषण, सैनिटेशन, हाइजीन, इन सब के संदर्भ में शिक्षण, प्रशिक्षण और कैंपेन चलाने की आवश्यकता है। जितनी भी योजनाएं, अगली बात, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका अनुश्रवण और उनका मूल्यांकन भी बहुत अच्छे से किया जाना आवश्यक है। और अंत में सबसे बड़ी बात कि सभी योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जाना भी चाहिए। सोशल ऑडिट से उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह को नहीं देखा जाता है, बल्कि समाज पर उस योजना का प्रभाव क्या पड़ा है यह देखा जाता है। ठीक है, तो सोशल ऑडिट किया जाना चाहिए। और फिर आप अपने उत्तर को अंतिम रूप यहीं पर देते हुए चले जाएंगे, क्योंकि ये सुझाव भी हो गया आपका, और बस हो गया।